पहला ही क्वेश्चन है, कह रहा इनमें से नाभिकीय विखंडन के लिए कौन उत्तरदायी है। ये कह रहा नाभिकीय विखंडन के लिए कौन उत्तरदायी है, इसका मतलब आप समझे। देखिए होता क्या है, हमारे यहाँ यूरेनियम होता है, परमाणु यूरेनियम 92-235, ठीक बात है। इसके ऊपर न्यूट्रॉन की बमबारी कराई जाती है। न्यूट्रॉन की बमबारी कराने से ये यूरेनियम पहले हो जाता है 236, फिर ये टूट जाता है क्रिप्टॉन और बेरिलियम में, और फिर निकलती है ऊर्जा और निकलते हैं 3 न्यूट्रॉन। ठीक है, अब आप बात को समझिए। तो जी जो ये नाभिक टूटा है, बड़ा नाभिक छोटे नाभिकों में टूटा है, तो किस कारण से टूटा? न्यूट्रॉन की क्या हुई है? बमबारी हुई है। इसे ही नाभिकीय विखंडन कहते हैं। और देखिए ये एक न्यूट्रॉन था, ये एक ही तो है एक, और यहां पर कितने हो गए? ये 3 हो गए। तो फिर ये 3 नाभिक पे हमला करेंगे, फिर 3 से फिर ये हो जाएंगे 9, 9 से हो जाएंगे 27। इस तरह से इसे कहते हैं चेन रिएक्शन, यानी श्रृंखला अभिक्रिया। अगर जो ये रिएक्शन कंट्रोल्ड है तो बोलते हैं परमाणु भट्टी, अगर अनकंट्रोल्ड है तो बोलते हैं परमाणु बम। ठीक हो गई जी बात। ये आपकी, और ये क्या है? ये नाभिकीय विखंडन है। पूरी प्रोसेस क्या है? नाभिकीय विखंडन। अब नाभिकीय विखंडन है तो इसकी खोज करता कौन है? 1939 में स्ट्रॉसमैन और ओटो हन ने खोज की थी। स्ट्रॉसमैन और ओटो हन ने इसके खोज करता है। परमाणु बम इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक बात है। अब इसमें 1-2 शब्द और हैं, उन्हें भी देख लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब क्या है, देखिए जब प्रकृति में यूरेनियम मिलता है ना, यूरेनियम 2 रूपों में मिलता है। एक मिलता है 235 और एक मिलता है 238। ठीक बात है, 235 और 238। एक होता है स्टेबल और एक होता है अनस्टेबल। अब जो एक होता है स्टेबल और एक होता है अनस्टेबल, अब मुझे बताइए किसको तोड़ना इजी रहेगा, स्टेबल को कि अनस्टेबल को? अनस्टेबल को, जो अस्थिर है। अब आपको परमाणु बम बनाना है। परमाणु बम में जो स्टेबल होता है ना, वो 99.3% तक क्या होता है? स्टेबल होता है। और अनस्टेबल पता कितना होता है? 0.6 या 0.7% तक होता है। अब मुझे ऊर्जा बनानी, परमाणु बम बनाना, इसकी मात्रा ज्यादा चाहिए, तो इसकी मात्रा को बढ़ाते हैं और बढ़ा करके 1 से 2% तक कर लेते हैं। कितना? 1 से 2% तक। इस प्रक्रिया को कहते हैं यूरेनियम संवर्धन। क्या कहते हैं इसे? यूरेनियम संवर्धन, यानी यूरेनियम का एनरिचमेंट कहते हैं साइंस की भाषा में, एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम। और जो बनता है ना, उसको कहते हैं येलो केक। क्या कहते हैं? येलो केक कहते हैं। ये भी आया हुआ शब्द है पेपर में, ये भी पेपर में आया हुआ शब्द है, और ये भी आया हुआ है, क्वेश्चन आए हुए तीनों चारों। ठीक बात है। कंसेप्ट वही होगा। अगर आपने शुरू की क्लास अच्छे से पढ़ी तो अगली क्लास आसान होती जाएगी, क्योंकि शुरू में नया लगेगा, फिर आपको आसान। लेकिन याद होना चाहिए व्हाट इज येलो केक। लिख लो कुछ, देवी फोटो मत खींचो। फोटो खींचनी होती बता दो, चश्मा वश्मा लगा गया था। ठीक है, नहीं लिख ले करो। ठीक है, नहीं बात को समझो मैं क्या कह रहा हूं। येलो केक क्या होता है, यूरेनियम एनरिचमेंट क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। स्टेबल यूरेनियम क्या होता है, अनस्टेबल यूरेनियम क्या होता है ना। उसके बाद नेक्स्ट चल रहे हैं हम। यूरेनियम का ज्योग्राफी से क्या क्वेश्चन? वर्ल्ड में सबसे बड़ा यूरेनियम का प्रोड्यूसर कौन है? कजाकिस्तान। और सबसे ज्यादा भंडार कहां पे है? ऑस्ट्रेलिया में। अब आप जब ये देखें तो ये 2-4 चीजें आजू बाजू की जरूर देखा करें, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। नहीं तो ऐसा ना हो कि साइंस पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी छूटे, ज्योग्राफी छूटे तो साइंस। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जब पढ़ते हैं तो ये, उसके बाद आपका एक क्वेश्चन ये भी होता है, इसे भी देख लीजिए आप।
ये आपका भारत का नक्शा है। ठीक बात है जी। जब भारत का नक्शा बनाएंगे तो भारत में पहली परमाणु भट्टी कहां लगी, भारत में यूरेनियम के सेंटर कहां कहां पे है, राजस्थान में कौन सा है, गुजरात में कौन सा है, महाराष्ट्र में कौन सा है। तो आप क्या डालेंगे, लिखेंगे भारत के नाभिकीय संयंत्र। ठीक बात है जी। कैगा कर्नाटक में है नाभिकीय संयंत्र, इंदिरा गांधी अनुसंधान केंद्र तमिलनाडु में है, नंबर 2 बात। उसके बाद रावत भाटा कहाँ है, राजस्थान में है। ये 3-4 मुश्किल से 6-7 हैं और पेपर में क्वेश्चन आते हैं जी। कौन सा फ्रांस के सहयोग से लग रहा है और कौन सा आपका यूएसए के सहयोग से लग रहा है, ये आप 3-4 चीजें देख लीजिएगा। रिक्वेस्ट है मेरी, घर जाकर जरूर देखिएगा। चलिए, आंसर आपने लगा लिए न्यूट्रॉन। मैं ज्योग्राफी से वापस साइंस में घूमता हूं और एक क्वेश्चन पे और आता हूं, इसे मैं मिटो रहा हूं। अब आप देखिए, आपको ये पता होना चाहिए ईंट पर नाच पाए, ये आपको पता होना चाहिए। खोज आ जाती है एक साइंस की, बचपन में आपने पढ़ी भी होंगी, ईंट पर नाच पाए। देखिए, ई का मतलब है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के खोज करता है जे थॉमसन। ठीक बात है जी, टॉमसन कह लो, थॉमसन कह लो। प्रोटॉन के खोज करता है ना, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी और रदरफोर्ड ने उसके बारे में बताया है, तो इसलिए प्रोटॉन के लिए गोल्डस्टीन रदरफोर्ड लिख देते हैं पूरा पूरा। ठीक है जी, नहीं, गोल्डस्टीन भी थे और रदरफोर्ड भी थे। नए से न्यूट्रॉन के खोज करता है चैडविक। ठीक बात है, ये तो आपने सबने पढ़ा हुआ है जी, ये नहीं पढ़ा होगा लास्ट में, ये हमने बनाया था। ये था पॉजिट्रॉन, और पॉजिट्रॉन के खोज करता है एंडरसन है। ठीक बात है। तो ईंट पर नाच पाए, ये आपको पता होना चाहिए। छोटी छोटी सी चीजों के क्वेश्चन पूछ लेता है वो यहां पर। ठीक है जी। जब मैं यहां पर पढ़ा ही रहा हूं तो मैं आपको एक आधी चीज और बताऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि क्वेश्चन आपका बचे। आगे आपको सब क्वेश्चन यही मिलेंगे, इनसे कहीं बाहर नहीं जाने का। देखिए अब आप, ये कोई भी पदार्थ है, तत्व है, वो ये है जी, ये कोई तत्व है। ठीक है, उसके अंदर एक नाभिक होता है। नाभिक, आपके शरीर में भी आपका एक सेंटर होगा जिसे आप नाभि कहते हैं। ठीक बात है। और ये क्या होता है, हर पदार्थ का नाभिक होता है। ठीक बात है। नाभिक के अंदर होते हैं एन और पी, और इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं ई, इलेक्ट्रॉन। तो पेपर में पूछे, इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर होते हैं और अंदर क्या होते हैं, एन और पी। ठीक बात है, ये आपको पता है बात। अब इसी बात से मेरे को 2 क्वेश्चन और निकालने हैं, फिर मैं आगे चलता हूं। देखिए, आप ऐसे लिखते हैं हीलियम गैस को, ऐसे लिखते हैं, हीलियम गैस ऐसे लिखते हैं। जो अंदर जो वजन है ना, वजन ये है N+P, तो इसे बोलते हैं भार, परमाणु भार। तो ये पूरा परमाणु है, इसका भार क्या है, जो अंदर है N और P। और ये जो है, ये हैं आपके क्रमांक। क्रमांक का मतलब नंबर। ठीक बात है जी। तो देखिए, N का मतलब है न्यूट्रॉन। आप मुझे बताइए, गाड़ी आपकी न्यूट्रल में खड़ी है, इसका मतलब वो कौन से गियर में है, कोई गियर नहीं है, ना तो रिवर्स गियर में, ना ही वो अगले गियर में है। तो इसका मतलब न्यूट्रल का मतलब है देयर इज नो चार्ज ऑन पार्टिकल, पार्टिकल पे कोई चार्ज नहीं, पार्टिकल इनएक्टिव है। तो न्यूट्रॉन पे कैसा चार्ज है, कोई चार्ज नहीं। P फॉर प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होगा, प्लस। अब आपको पता है प्लस ही माइनस को अट्रैक्ट करता है, तो इस प्लस ने किसको खींचा, माइनस को। तो डेफिनेटली जितने प्लस होंगे उतने ही क्या होंगे, माइनस होंगे। ठीक बात है। मैंने अभी बात करी कि अनसैचुरेटेड, अगर जो प्लस ज्यादा होते और माइनस कम होते तब भी पदार्थ क्या होता, अनस्टेबल होता, और एक भी कम ज्यादा होगा तो क्या होगा, अनस्टेबल होगा। ठीक बात है। या तो उसके पास ज्यादा होंगे या उसके पास कम होंगे। ठीक बात है, खैर छोड़िए। तो देखिए, जितने P होंगे उतने E होंगे। क्रमांक का मतलब पता है क्या होता है, क्रमांक का मतलब है N। क्रमांक का मतलब क्या है, नहीं सॉरी, क्रमांक का मतलब है P या E।
ठीक बात है। अब मैंने हीलियम लिखा तो मैं कह रहा हूं हीलियम के चारों ओर कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं? 2। हीलियम के पेट में कितने हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन? 4। अब बताइए इसमें से मैं ये घटा दूंगा तो क्या निकल आएगा मेरा? n निकल जाएगा। n बराबर क्या हो जाएगा? 4 - 2 = 2, क्योंकि n + p है, इसमें से p निकाल दूंगा तो क्या बचेगा? n बचेगा। ठीक बात है। तो मेरा यहां से क्या निकला? परमाणु भार ऊपर वाले में से क्रमांक घटा दूं तो क्या आ जाएगी मेरी? न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? बात को समझिए। मैं क्यों लिख रहा हूं यहां पर वो भी मैं बताऊंगा। पेपर में एक आध बार पूछा गया है परमाणु भार क्या होता है। परमाणु भार मतलब जो नाभिक के अंदर है। नाभिक के अंदर क्या है? P और N है। क्रमांक क्या है? जो पैरों में है, पैरों में क्या होते हैं? P कह लो, P के बराबर ही क्या होते हैं? E होते हैं। जितने प्लस उतने माइनस। जो पीरियोडिक टेबल बनाई ना मेंडलीफ ने और बाद में उसे संशोधित किया गया, उसमें जो तत्व रखे गए हैं वो इसी के हिसाब से रखे गए हैं। तो हीलियम का नंबर कौन सा होगा उसमें? दूसरा होगा। पहला नंबर किसका होगा? हाइड्रोजन का होगा। ठीक बात है जी नहीं? हाइड्रोजन 1 होती है। तो ये आपको समझ आ गया? परमाणु भार, परमाणु क्रमांक समझ आ गया, न्यूट्रॉन की संख्या पता लग गई आपको। ठीक है जी, बात नहीं। अब इसमें मुझे एक चीज और बतानी है, फिर मैं आगे चलूंगा जी। क्या बतानी है वो देखिए, ऑप्शन देखिए क्या लिखा है। मैं आपसे कहूं मैं आपके घर खाना खाने आया या आप ढाबे पे खाना खाने गए तो आपको वहां पे तवा रोटी मिलेगी, आपको तंदूर की रोटी मिलेगी, आपको बटर नान मिल जाएगा, आपको मिस्सी रोटी मिल जाएगी, आपको रुमाली रोटी मिल जाएगी, और भी हो सकते हैं मुगलई नान, फलाना नान, गार्लिक नान, मतलब देयर आर लॉट्स ऑफ रोटी, चपाती बहुत सारी होंगी, है ना। तो वो आटा तो वही है, वो अलग अलग फॉर्म में मिल रहा है। तो वो जो रोटियां हैं ना उन्हें कहते हैं एलोट्रोप। क्या कहते हैं? अपरूप। क्या कहते हैं जी? अपरूप कहते हैं या एलोट्रोप कहते हैं। आपको पता है हाइड्रोजन के 3 अपरूप होते हैं। कितने होते हैं? 3। हाइड्रोजन ऐसे मिलता है 1H1, 1H2, 1H3, 3 रूप में मिलता है हाइड्रोजन। इसे बोलते हैं प्रोटियम। क्या बोलते हैं? ये 2 है तो ड्यूटीरियम, इसे बोलते हैं ट्राइटियम। ठीक बात है? प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम। ठीक होगी जी बात। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई साहब इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे? 1 कैसे होंगे? 0। भाई न्यूट्रॉन हमने कैसे निकाले? ऊपर वाले से नीचे वाला घटा दिया, तो ऊपर वाले से नीचे घटाएंगे तो इसमें न्यूट्रॉन कितने आएंगे? 0। यानी कि अगर जो मैं हाइड्रोजन का 1H1 का बनाऊंगा तो ऐसे होगा, बीच में होगा P और बाहर होगा E। N है ही नहीं। इसीलिए सबसे हल्की गैस है पृथ्वी पर ये, क्योंकि इसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। अब आपको पता है सबसे हल्की गैस है, गुब्बारों में अगर जो भर दूं तो उड़ जाएंगे, लेकिन इसका प्रयोग नहीं करते। इसकी 2 चीजें हैं, पहले नंबर पे ये आएगी और दूसरे नंबर पे कौन आएगी? ये भी हल्की है, ये जलती है, पता है आपको, ज्वलनशील है, ये जलती है ये। तो हवाई जहाज के टायरों में यही भरनी चाहिए थी मुझे, लेकिन हवाई जहाज के टायर जैसे घूमेंगे फ्रिक्शन से आग लग जाएगी और सारा हेलीकॉप्टर फूक जाएगा, इसलिए इसे नहीं भरते। किसे भरते हैं? हीलियम को भरते हैं। भरनी ये चाहिए। गैस के गुब्बारों में ये भरते हैं। गोताखोर जब पानी में जाता है ना तो कौन सी गैस लेके जाता है? हीलियम को ऑक्सीजन का मिश्रण ले जाता है वो। ठीक बात है जी। तो इसका प्रयोग हम कहां पर करेंगे? जहां पर जलने वाली चीजों का हमें काम करना हो। अब आपको पता है पृथ्वी पर 71% पानी है। जल कितना है पृथ्वी पर? व्हाट इज जल? जल इज द H2O। इसमें से हाइड्रोजन निकालेंगे तो हमारी ईंधन की समस्या पृथ्वी की क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। ठीक, इसी पर काम चल रहा है। इसीलिए हाइड्रोजन को क्या कहते हैं? भविष्य का ईंधन कहते हैं। भविष्य का ईंधन कहते हैं हाइड्रोजन को। ठीक बात है। और आपको मैं बताऊं हाइड्रोजन की एक विशेषता और, आप कोई भी पदार्थ जलाएंगे तो कुछ बचेगा लास्ट में? हाइड्रोजन को जलाने के बाद कुछ भी नहीं बचता है, कुछ बचता ही नहीं, यानी कि काफी मतलब 90% से ज्यादा जल जाता है, कुछ नहीं बचता है। तो ऐसा ईंधन कौन सा होगा भाई साहब? जो जले
उपलब्ध हो और हीट भी ज़्यादा दे, वो कौन है? और प्रदूषण भी नहीं करता। जब कुछ बचेगा ही नहीं तो प्रदूषण होगा ही नहीं। तो पर्यावरण की दृष्टि से लाभदायक है, उपलब्ध भी है। और आज क्या है, आज तेल वेल का हम प्रयोग कर रहे हैं गाड़ियों में, वो क्या है, खत्म हो जाएगा। वो रिन्यूएबल है, नॉन रिन्यूएबल है? वो नॉन रिन्यूएबल है, वो खत्म होते जा रहे हैं। कोयला आज हम यूज कर रहे हैं, लाखों करोड़ों वर्ष पहले जो पेड़ पौधे दबे उसका कोयला प्रयोग कर रहे हैं, एक दिन खत्म हो जाएगा वो। तो ये सारे के सारे नॉन रिन्यूएबल है, और ये कैसा है, रिन्यूएबल है। रिन्यूएबल है और एज वेल एज इको फ्रेंडली है, पर्यावरण का क्या है, हितैषी भी है। ठीक बात है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, भविष्य का ईंधन कहते हैं। ठीक होगी जी बात। देखिए ये आपका पूरा हो गया, जल वाली बात पूरी हो गई, आप देख सकते हैं खोज हो गई। अब आप कहें तो मैं अगले क्वेश्चन पे चलूँ। ठीक है बात है जी, ये 10 क्वेश्चन हो गए। ऐसा हो सकता है कि पेपर में यहीं से हिट हो जाए, वो बहुत टच कर रहा है, स्पर्श कर रहा है बिल्कुल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि एक प्रकाश वर्ष क्या होता है। देखिए बात को ना समझिए, मैं यहाँ पर आपको दो चीजें बताता हूँ। एक होती है प्रकाश और एक होती है ध्वनि। इन दोनों में ही उलझे पड़े हैं हम। ठीक बात है। प्रकाश और ध्वनि की जब मैं तुलना करूं ना, प्रकाश ना 1 सेकंड में पता है कितना चलता है, 3 लाख किलोमीटर चलता है 1 सेकंड में। अगर मैं प्रकाश की गति से चल पाऊं तो चांद यहां से 3,84,000 किलोमीटर है। तो घर वालों को कह के जाऊं कि मैं आ रहा हूं और चांद पे जा रहा हूं, जरा 1 सेकंड में चांद पर चला गया और अगले सेकंड में मैं वापस आ गया, अगर मैं प्रकाश की गति से चल पाऊं। ध्वनि कितना चलती है, 1 सेकंड में 332 मीटर चलती है। तो ध्वनि और प्रकाश की चाल में तो बहुत अंतर है। ये 1 सेकंड में 332 मीटर बस, और ये 1 सेकंड में 3 लाख, इतना ही फर्क है। आपके पास 332 रुपए हैं और आपके दोस्त के पास में 3 लाख रुपए हैं, तो कौन गरीब है कौन अमीर है आपको पता लग जाएगा। ठीक बात है नहीं? तो ये देखिए, प्रकाश पता है क्या, सबसे तेज निर्वात में चलता है, यानी वैक्यूम में, उसके बाद गैस में चलता है, उसके बाद द्रव में चलता है, और उसके बाद ठोस में चलता है। प्रकाश को चलने के लिए जैसे जैसे माध्यम गाढ़ा होता जा रहा है, हार्ड होता जा रहा है, वैसे वैसे प्रकाश की स्पीड क्या होती है यार, कम होती है। ध्वनि के साथ उल्टा है, ध्वनि निर्वात में चलती ही नहीं है, सबसे तेज चलती है ठोस में, फिर द्रव में, और फिर गैस में, और निर्वात में चलती ही नहीं है, निर्वात में नहीं चलती है। ठीक बात है। इसलिए ध्वनि की सबसे ज़्यादा स्पीड धातु में होती है, और धातु में भी एल्यूमिनियम में होती है। किस में होती है, एल्यूमिनियम में होती है, ध्यान रखिएगा। सबसे तेज होती है ध्वनि की स्पीड एल्यूमिनियम में। ठीक होगी जी बात। प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है, 1 मिनट में कितना चलेगा, 3 लाख को गुणा कर दूं 60 से। 1 घंटे में कितना चलेगा, 3 लाख गुणा 60 गुणा 60। 1 दिन में कितना चलेगा, 3 लाख गुणा 60 गुणा 60 गुणा 24। और 1 साल में कितना चलेगा, 3 लाख गुणा 60 गुणा 60 गुणा 24 गुणा 365 दिन होते हैं साल में। ये निकल के आएगा 9.46 गुणा 10 की पावर 15। प्रकाश 1 साल में इतना चलता है, और 1 साल में जितना चलता है उसे ही कहते हैं लाइट ईयर। ठीक बात है। प्रकाश वर्ष मतलब प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी। ठीक बात है जी, ये होती है 9 पॉइंट, आंसर लगा लीजिएगा, शायद यही है, 10 की पावर 15 ही है। ठीक है। उसके बाद आपसे पूछे कि सबसे लंबी दूरी नापने के लिए क्या होता है, पारसेक। पारसेक ना प्रकाश से भी बड़ी इकाई है। 1 पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं, लाइट ईयर होते हैं। पारसेक दूरी की सबसे लंबी इकाई है। क्वेश्चन डाला हुआ आयोग ने, कॉमन क्वेश्चन है। ठीक बात है। प्रकाश वर्ष का 3 गुना क्या है, पारसेक है, 3 सवा 3 गुना। और अगर जो मैं आपसे पूछूं पृथ्वी और मेरे को शनि के बीच की दूरी नापनी है, तो उनके बीच की दूरी नापने के लिए जो यूनिट होती है उसे कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। वो होती है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर
1.5 इंटू 10⁸ सेकेंड होती कितनी, ठीक है, मीटर होती, किलोमीटर। इसे एक बार चेक कर लेना, ठीक है। खगोलीय दूरी, खगोल के यानी अंतरिक्ष में पिंडों के बीच जो है ना, उनके बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होगी, है ना। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इजिकल टू, मेरे ख्याल से इतना ही होता है, एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है जी बात। चलो आगे चलते हैं, नहीं तो उलझ जाएंगे इसमें। चलो जी नेक्स्ट, मिटो दो इसे। देखिए प्रकाश के लगा के क्वेश्चन पूछे, 2 क्वेश्चन पूछा, अगला भी प्रकाश का पूछा। मैंने आपको कहा आयोग की आदत है ये, आयोग जो है पूछता जोड़े में है, कहता जोड़े में पड़ेगा, जोड़ा बनेगा और जोड़े में याद होंगे, ठीक बात है जी। तो जोड़े में क्वेश्चन पूछे। अगला देखिए क्या कह रहा, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। देखिए आप ना 2 चीज समझिए, एक होती है तरंग दैर्ध्य यानी कि लंबाई, और एक होती है तरंग की आवर्ती, इंग्लिश में बोलेंगे फ्रीक्वेंसी, और ये होती है लेंथ, ठीक बात है। अब मुझे बताइएगा, ये कोई तरंग है, एक तो ये तरंग है और एक ये तरंग है, कौन सी तरंग की लंबाई ज्यादा है? पहले वाले की लंबाई ज्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी मतलब 1 सेकंड में चक्रों की संख्या, ठीक बात है। तो ये तो हो गई फ्रीक्वेंसी। तो दोनों अपोजिट हैं या नहीं? अगर किसी की लंबाई ज्यादा होगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कम होगी, ठीक है जी नहीं। 1 सेकंड में ये 10 चक्कर मार रही है और ये 1 सेकंड में 2 मार रही है, इसकी लंबाई ज्यादा है और फ्रीक्वेंसी कम है, ठीक बात है। हम जो देखते हैं ना दुनिया, वो 7 रंग में देखते हैं और वो 7 रंग है विबग्योर। इधर को जाएंगे तो तरंग दैर्ध्य बढ़ता है, तरंग दैर्ध्य मतलब लंबाई, लेंथ क्या हो रही है? बढ़ रही है। और इधर को जाएंगे, जब तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा तो आवर्ती क्या होगा? आवर्ती घटेगी, और आवर्ती घटती है तो ऊर्जा भी घटेगी। बस इसी से उसने क्वेश्चन पूछा हुआ है। कह रहा किस कलर में लेंथ ज्यादा होगी? तो सबसे ज्यादा लेंथ किसकी? रेड की, फिर ऑरेंज, येलो। देखिए इसी से क्रम लगा रखा है उसने कह रखा है सी लग जाएगा पीला हरा नीला। ये रहा पीला हरा नीला, इन तीनों के बीच में सबसे ज्यादा किसकी है? पीले की, फिर हरे की, फिर नीले की। इसी से पूछ रखा है क्वेश्चन उसने, आप देख सकते हो, है ना जी। अगर वो ये 3 कलर ना देता, कोई और दे देता, तब भी हो जाता, नहीं हो जाता, ठीक बात है। और आपसे पूछे इन सब कलर में ऊर्जा किस कलर में ज्यादा है? वॉयलेट। वॉयलेट का मतलब बैंगनी, ठीक बात है जी। ऊर्जा इसमें ज्यादा है और कम ऊर्जा किसमें? रेड में। लेकिन रेड बहुत दूर तक जाएगा, इसलिए रेड का प्रयोग, अगर मेरे को सिग्नल भेजना है यहां से कहीं, अपनी नौ सेना को सिग्नल भेजने है सरकार कहीं से, तो कैसे, कौन से कलर में भेजेंगे? रेड में भेजें, ठीक बात है नहीं जी। सिग्नल्स वगैरह में रेड का प्रयोग करेंगे, ठीक है जी बात। इससे क्वेश्चन हो रहा है शायद, है ना। विबग्योर हो गया, ये हो गया। अब एक क्वेश्चन और बताता हूं मैं आपको। देखिए ये कोई ठोस है, ये द्रव है, ये गैस है। प्रकाश आया, पहले धातु से गुजरा, फिर ठोस से गुजरा और फिर गैस से गुजरा। कौन है ये? प्रकाश की किरण है। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रकाश का मीडियम चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा? पहले सॉलिड से लिक्विड से गैस में प्रकाश का क्या चेंज हो रहा है? माध्यम चेंज हो रहा है। पेपर में क्वेश्चन आता है ऐसा क्या है जो कभी नहीं बदलेगा? वो होती है आवर्ती। फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलती, आवर्ती नहीं बदलती है। प्रकाश एक मीडियम से, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो अपरिवर्तित क्या रहेगा? केवल फ्रीक्वेंसी। याद रखिएगा, क्वेश्चन है ये, ठीक है। बिल्कुल मैं आपको जड़ के क्वेश्चन बता रहा हूं जो पेपर में हिट हो सकते हैं, बहुत आराम से देखिए, ठीक होगी जी बात। और कल 8:20 पे शुरू करवाएंगे, तब जाकर के मैं 9:50 तक आपका काम पूरा कर पाऊंगा,
ठीक है जी, नहीं तो मेरे बस की तो है नहीं, कितना लोड ना पढ़ाऊँ तो मेरे को संतुष्टि नहीं है। 8:20 से 9:50 जो आ रहे हैं ना 8:31 32 पे, ठीक है जी। चलिए ये भी क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं, कह रहा है इसका आंसर लगा लिया आपने सी, ठीक है जी। चलिए उसका लगा लिया बी, उसका लगा लिया ए। चलिए उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि कवक मूल सहजीवी संबंध है। देखिए अब कितना आसान क्वेश्चन करते हैं, पहले इसे हम देखते हैं कि हमें तो आता ही नहीं है, जैसे है ना, ये लिखा मैंने कवक, इंग्लिश में लिख दूं मैं फंगस, हिंदी में इसको लिख दूं फफूंद। बताइए क्वेश्चन हो गया, आंसर देखिए, आंसर मिल गया होगा, लग रहा है आंसर, फफूंद आपको दिख गया होगा। अब क्या होता है वो देखिए आप, देखिए ये पेड़ है आपका, कवक को कहीं तो रहने के लिए शेल्टर चाहिए या नहीं चाहिए, चाहिए, तो पेड़ इसे ना शेल्टर देगा कवक को। कवक को क्या देगा पेड़? शेल्टर, यानी कि आश्रय। बदले में कवक भी तो पेड़ को कुछ देगा, तभी तो सहजीवी संबंध है। कवक क्या करता है, मिट्टी से फास्फोरस लेकर के, क्या लेकर के, फास्फोरस लेकर पेड़ को देता है। तो दोनों एक दूसरे की सहायता करते हैं जीवन जीने में, इसे ही कहते हैं सहजीविता, सहजीवी संबंध, सिम्बायोसिस। हमारे घर में भी है, पापा बाहर का काम करते हैं, मम्मी रसोई का काम करती है, एक जना खेत का काम करता है, एक जना डंगरों का काम मतलब गाय भैंस का कर देता है। इसी तरह सेपरेशन ऑफ वर्क बटा हो रखा होता है, ठीक बात है। तो ये क्या होते हैं, आपको पढ़ने का काम दे रखा है, आपसे वही काम नहीं होता है, बस यही तो बात है, ठीक है। जिस भी काम में कोई मेहनत नहीं करेगा वही काम डिस्टर्ब हो जाएगा और परिवार डिस्टर्ब हो जाएगा। एक को मान लो घास लानी, वो घास नहीं लाया तो डिस्टर्ब हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, दूसरे को भागना पड़ेगा, दूसरे को अपना काम छोड़ना पड़ेगा। इसी तरह आपको पढ़ने का काम दे रखा है और आप पढ़ नहीं रहे, आप पूरे परिवार का डिस्टर्ब कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा मेरी बात, ठीक है जी। मैं ये नहीं कह रहा पढ़ नहीं रहे, मतलब मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या नुकसान है। तत्कालिक तो दिखते नहीं है, चलो वो ले आएगा घास, लेकिन बाद में पता लगता है कि क्या दिक्कत हो रही है, ठीक होगी बात है। चलिए जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हम आते हैं मलेरिया। देखिए फिर बीमारी का क्वेश्चन पूछा उसने, दो बायो के क्वेश्चन पूछ लिए। कह रहा मलेरिया एनाफिलीज मादा मच्छर से होती है। आप एक बात जानते हैं, मैं आपको पहले कह चुका हूं कि मछली काटती है, मच्छर नहीं काटता है, ठीक बात है। पहले तो मच्छर का आप ना लाइफ साइकिल देखिए कैसे होती है, फिर हम आगे चलते हैं। मच्छर जो है क्या देता है, अंडे देता है, अंडे से निकलता है लार्वा, लार्वा से होता है प्यूपा, और प्यूपा से बनता है वो पूरा वयस्क मच्छर, मच्छरी जो भी है, और ये काटती है, ठीक बात है। अब कौन सी मछली काटती है, आपने सी लगा लिया होगा, मलेरिया एनाफिलीज गैम्बाई मादा मच्छर। आपको पता है ये जब काटती है ना तो आपके किस पर हमला होती है मलेरिया में, आपकी आरबीसी पर अटैक होता है। किस पर? आरबीसी पर अटैक होता है, रेड ब्लड सेल पे, जो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का परिवहन करती है, ठीक बात है। हो जाएगा ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ए ऑप्शन लिखा है, आंसर हमारा हो गया, ए ऑप्शन लिखा है एडीज मच्छर। एडीज मच्छर जब काटता है ना तो फाइलेरिया, चिकनगुनिया, ठीक बात है। तो किसी को मलेरिया हुआ, किसी को चिकनगुनिया हुआ, तो आप बताएंगे तेरे को एडीज ने काटा है इसलिए क्या हुआ है, चिकनगुनिया हुआ है। किसी को मलेरिया हुआ है तो आप कहेंगे एनाफिलिस, काटेगी मछली, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। एडीज मच्छर ने काटा तो आपको फाइलेरिया, चिकनगुनिया, ठीक बात है, जिसे पीला बुखार भी कहते हैं, पीत जवर भी उसी से होता है। और क्यूलेक्स मच्छर से भी आपको क्या होगा, फाइलेरिया होगा। क्यूलेक्स मच्छर से भी क्या होगा, फाइलेरिया होगा, ठीक है जी बात। फाइलेरिया को ब्रैकेट में लिख लेगा, भारत में ना हाथी पांव कहते हैं बीमारी को, फाइलेरिया बीमारी को क्या कहते हैं, हाथी पांव कहते हैं। चलूं जी आगे, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए उसके बाद ना इसे मिटो दूं मैं, एक चीज और देखिए, फिर मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। देखिए ये ना आपका, ये आपका अफ्रीका है, अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप से ना ये जा रही है कर्क रेखा, 23.5 डिग्री नॉर्थ
कर्क रेखा जाती है अफ्रीका महाद्वीप से। फिर अफ्रीका महाद्वीप से एक जा रही है 0 डिग्री विषुवत रेखा, और अफ्रीका महाद्वीप से एक जा रही है 23.5 डिग्री साउथ, जिसे हम कहते हैं मकर रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ इक्विनॉक्स यानी कि विषुवत रेखा, ठीक है, और ये होगी कर्क। ठीक बात है। अफ्रीका से तीनों जाती है, आप ही जानते हैं। देखिए ये और ये सेम कंडीशन है साउथ में और नॉर्थ में, बस उल्टा होगा। जब यहाँ पर सर्दी हो रही होगी तो यहाँ क्या हो रही होगी, गर्मी। जब यहाँ पर अभी गर्मी सर्दी हो रही है तो यहाँ क्या हो रही होगी, गर्मी हो रही होगी। ठीक बात है। चलिए, तो इस क्षेत्र में एक मरुस्थल मिलता है जिसका नाम है सहारा, और इस क्षेत्र में एक मरुस्थल मिलता है जिसका नाम है कालाहारी। ठीक है, बोत्सवाना और वगैरह वगैरह देशों में। ठीक बात है। इन दोनों क्षेत्रों में एक मक्खी मिलती है, इसका नाम है सीसी। सीसी मक्खी होती है। सीसी मक्खी क्या करती है, जानवरों का खून पीती है वो। ठीक बात है। जानवरों का खून पीने के बाद वो मनुष्य को इन्फेक्टेड करती है, और उससे मनुष्य को बीमारी होती है, सोने की बीमारी, स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं उसे। ठीक बात है। डी ऑप्शन यही लिखा हुआ है, देखिए, सोने की बीमारी सीसी मक्खी से होती है ना जी, स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं इसे। अभी कालाहारी आया था आपके पेपर में शायद, पुलिस में। ठीक है जी, दोनों देख लीजिए, एक जैसी कंडीशन है। चलिए, ठीक होगी जी बात। चलूं आगे मैं। चलिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब जैसे कालाहारी घर जाकर ड्रॉ करें, एक बार देख लेने में कोई दिक्कत तो नहीं है, ये तो आप ही का। ये मत सोचिए कि कई सारे नोट्स पढ़ेंगे तब सिलेक्शन होगा, एक ही को तमीज से पढ़ेंगे ना, सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है जी नहीं, इधर खोद इधर खोद इधर खोद, पानी नहीं निकलने का। एक जगह ही खोदोगे तभी क्या निकलेगा, पानी निकलेगा। ये बात ध्यान रखना। ठीक बात है। चलिए, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं। कह रहा है, देखिए, मलेरिया का क्वेश्चन था पहले वाला, अगला भी आयोग ने मलेरिया का ही डाला। कह रहा, सिनकोना वृक्ष का कौन सा भाग है जिससे क्या नाम है, मलेरिया की मसाले और औषधि प्राप्त होती है, तो छाल से। ठीक है। देखिए, सिनकोना का एक वृक्ष होता है, सिनकोने के वृक्ष की छाल उतारते हैं, है ना। छाल आप जानते हैं, ऊपर वाला पार्ट क्या कहते हैं छाल को इंग्लिश में, कह रहा छाड़ छाल निकालते हैं। ठीक है जी, छाल से प्राप्त करते हैं कुनैन, और कुनैन से बनाते हैं मलेरिया की दवा। ठीक बात है, यही पूछा हुआ है अगर जो आप ध्यान दे तो। ऊपर मलेरिया का कारण हो गया, नीचे मलेरिया का इलाज हो गया, शायद हो गया ना जी। चलिए जी, कुनैन दवा बनाते हैं, हम जानते हैं। उसके बाद ये जो आपका जो सिनकोना के वृक्ष होते हैं ना, इंडोनेशिया जैसे देशों में बहुत ज़्यादा होते हैं, ये मलेशिया इंडोनेशिया में बहुत ज़्यादा होते हैं सिनकोना के वृक्ष। उसके बाद एक क्वेश्चन और जो पेपर में आता रहता है, सी लिखा हुआ है पुष्प कलियां, लिखा हुआ है कुछ, अगर जो ध्यान दें आप, पुष्प कलियां मतलब लौंग जो है फूल की कली से प्राप्त होती है। पेपर में क्वेश्चन है, लौंग जानते हैं, क्लोव। ठीक बात है, लौंग जो है कली से प्राप्त होती है। ठीक बात है जी। उसके बाद एक पेपर में पूछा कि केसर काय से प्राप्त होता है, काय से, वर्तिकाग्र से, पेड़ का वर्तिकाग्र वाला, वर्तिकाग्र मतलब स्टिग्मा, स्टिग्मा ही तो होता है वर्तिकाग्र। ठीक बात है। बायोलॉजी वाले बैठे हैं यहाँ पर, जड़ वाले बता दो जरा कोई दो चार। आलू जड़ है तना है, तना। जड़ वाले बताइए, मूली, गाजर, शलजम, चुकंदर क्या होता है, चुकंदर भी जड़ है। अच्छा, और बताइए, स्वीट पोटैटो ही कहते हैं चुकंदर को ना, बीट रूट, हाँ स्वीट पोटैटो हिंदी में बताओ क्या कहते, शकरकंदी, हाँ सॉरी शकरकंदी, शकरकंदी को कहते हैं। शकरकंदी होती है, कंदी होती है, कंदी। ठीक बात है, मैं गलत बोल रहा था। और बोलिए, अदरक तो ऊपर बाहर तना होता है। हल्दी क्या होती है, हल्दी तने में आती है, तो तने वाले बताइए, बायोलॉजी वाले बैठे हैं। हल्दी, अदरक, आलू, ये
ठीक है जी, मतलब जो आ जाते हैं। ठीक है जी, क्या कह रहे हैं? कह रही पनीर क्या होता है, अब बताओ। चलिए जी, रसोई के काम करे होते तो पता होता। ठीक है जी। मूंगफली का, मूंगफली तो नीचे होती है शायद, जड़ में होती है मूंगफली तो। चलूं आगे जी? चलिए आगे जब आएगा ना, और 2-4 चीजें, मेरा कहने का मतलब ये होता है कि आप इतनी चीज को याद कर लीजिए, अगला क्वेश्चन आएगा फिर लिंक करेंगे तो हमारा घड़ा भरेगा, नहीं तो घड़ा नहीं भरेगा। ये आपने लिख कर दिया फिर दोबारा पढ़ रहे, टाइम खराब होता है उससे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। कह रहा थायमीन के कारण कौन सी बीमारी हो सकती है। देखिए थायमीन मतलब विटामिन B1, ठीक बात है। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है, ठीक बात है। तो विटामिन B1 का नाम हो गया थायमीन, और उसकी कमी से क्या हो जाएगा, बेरी बेरी हो जाएगा। पहले तो ये हो गया। अभी जो ऑप्शन में है मैं उन्हें डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि विटामिन आगे फिर आते रहेंगे। देखिए विटामिन बी लिखा है स्कर्वी, स्कर्वी मतलब विटामिन सी। विटामिन सी का नाम होता है एस्कर्विक एसिड, और एस्कर्विक एसिड से कमी हो जाती है विटामिन सी, स्कर्वी बीमारी। स्कर्वी में आपके क्या होगा, मसूड़ों में खून, ठीक है जी, प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होना, सब विटामिन सी होता है, विटामिन सी। आजकल लोग विटामिन नहीं बोलते, विटामिन बोलने लगे हैं, ठीक बात, पता नहीं अंग्रेज हो गए, हम तो अनपढ़ी, ठीक है, ठीक है। चलिए उसके बाद सी ऑप्शन लिखा है नपुंसकता, नपुंसकता बांझपन जैसे। विटामिन ई, विटामिन ई होता है, विटामिन ई। टेकोफेरोल होता है विटामिन ई का नाम, विटामिन ई का नाम क्या होता है, टेकोफेरोल। आपको पता है विटामिन ई को सुंदरता का विटामिन भी कहते हैं, सुंदरता का विटामिन। सुंदरता का विटामिन कैसे कहते हैं, जो आपकी त्वचा रूखी फटती है वो विटामिन ई की कमी से होती है, ठीक बात है जी। अगर जो विटामिन ई की कमी हो रही तो आपके त्वचा फटेगी, ठीक बात है। तो लड़कियां लगाती होंगी क्रीम व्रीम, सुबह ही रगड़ के आई होंगे, है ना जी, मॉइस्चराइजर। और ये लड़के तो ऐसे ही उठे और मुंह भी नहीं धोया, अपना चल दिए। गलत कह रहा हूँ जी, सही कह रहा हूँ ना? देख नहीं रहे इधर को, जो कि सही कह रहे गलत, अपना बुक्कन समारा अपना, चल भाई। चलिए तो विटामिन ई को जब सुंदरता नहीं रहेगी तो मानसिक बीमारी हो जाएगी, मानसिक रोग भी विटामिन ई की कमी से ही होता है, ठीक बात है जी। विटामिन ई का नाम टेकोफेरोल होता है। उसके बाद रिकेट्स लिखा है, रिकेट्स मतलब विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी का नाम होता है कैल्सीफेरोल, है ना, कैल्सीफेरोल होता है, और उससे बीमारी होती है क्या, हड्डियों की बीमारी, ठीक है। बच्चों में ऑस्टियोमेलिसिस हो जाता है, और बड़ों में ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। ऑस्टियोमेलिसिस और ऑस्टियोपोरोसिस का सेंस ये कि हड्डियां कमजोर हो जाना, बच्चों की हड्डी ऐसी हो जाती है बिल्कुल मुड़ने वाली, ठीक बात है। तो विटामिन डी की कमी से होता है, ठीक है जी, विटामिन डी। एक बार पेपर में पूछा था किस विटामिन से सपने आते हैं, विटामिन ई से, विटामिन ई से ही सपने आते हैं, ठीक है जी। B6 से आते हैं सपने, हाँ B6 से आते, हाँ पैराडॉक्सिन से, विटामिन B6 से आते हैं सपने। अच्छा हाँ, ई से तो बांझपन है, ठीक है, इमर्सन ने खोज की थी, ठीक। चलिए ये 4 ऑप्शन हो गए हमने, और मैं समझ रहा हूं हमने 4 विटामिन पढ़ लिए हैं जी, ठीक बात है जी। और विटामिन B6 से सपनों वाला क्वेश्चन आया था एक बार, है ना, से सपने, से 6, ठीक बात है, और नाम होता है पैराडॉक्सिन होता है। उसके बाद नीचे आ जाइए, कह रहा है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है। सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी लीवर है, ठीक बात है, और सबसे छोटी ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्रंथि कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, जो कि दिमाग के पास होती है जी, मस्तिष्क में होती है पीनियल ग्लैंड, छोटी सी मटर के दाने के आकार की पीनियल, ठीक है जी। तो हमने सबसे बड़ी ग्रंथि और सबसे छोटी ग्रंथि भी पढ़ ली, ठीक होगी जी बात। बस इसी तरह के क्वेश्चन आयोग डालता है बड़ी छोटे के, आगे जब आएंगे तो हम देखते चलेंगे, सेल्स बड़ी सेल्स छोटी। उसके बाद ना एक ऑप्शन लिखा हुआ है डी, जिसका नाम है अग्नाशय, लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ जी। अग्नाशय को अंग्रेजी में कहते हैं पेंक्रियास, क्या कहते हैं, पेंक्रियास। अब अग्नाशय का ना मैं आपको एक क्वेश्चन बता दूं फिर मैं आगे चलूंगा। ये मैंने लिखा अग्नाशय,
ठीक है। इसमें ना जो वो होते हैं सेल्स की गुच्छों को कहते हैं लैंगरहंस। लैंगरहंस क्या होते हैं? कोशिका का गुच्छा, कोशिका गुच्छ होते हैं। एक बार ना पेपर में पूछा गया लैंगरहंस की कोशिकाएं कहाँ होती हैं, ठीक होगी बात। उसके बाद इसके ना दो पार्ट होते हैं अग्नाशय में, दो तरह की सेल होती है, एक होती है अल्फा और एक होती है बीटा, ठीक बात है। पेपर में जो जो क्वेश्चन है मैं छांट छांट के बता रहा हूं आपको, अल्फा और बीटा। बीटा जो है आपकी बॉडी में इंसुलिन निकालती है, क्या निकालती है? इंसुलिन। और अल्फा निकालती है ग्लूकोन, ग्लूकोज कह लो, ग्लूकोन कह लो, बात एक ही है। इसका मतलब देखिए, आपको किसी को कहे ना शुगर की बीमारी हो रही, तो शुगर की बीमारी दो तरह की होती है। किसी का शुगर तो हाइपर यानी बढ़ता है, और किसी का शुगर कम हो जाता है। शुगर जिसका बढ़ता है उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये नहीं है कि वो आराम से जीता रहेगा अगर जो थोड़ा खान पीन पे परहेज करे तो। लेकिन जिसका शुगर कम है वो एकदम से ही शुगर जो है 20 पे पहुंच जाता है, 10 पे पहुंच जाता है, अटैक आ जाता है, डेथ हो जाती है आदमी की, ठीक है। अगर शुगर बढ़ रहा है, किसी का 150 हो रहा है, 200 हो रहा है, तो कुछ नहीं होने का, वो थोड़ा सा परहेज करे ठीक हो जाएगा। उसको लॉन्ग टर्म में उसकी किडनी वगैरह खराब होगी, किडनी वगैरह बढ़ जाएगा उसका, लेकिन वैसे दिक्कत नहीं। तो शुगर जो बढ़ता है उसको कंट्रोल करती है बीटा कोशिका, इंसुलिन छोड़ती है। इंसुलिन हमारे शरीर में मीठे को कंट्रोल करता है। और किसी को शुगर की कमी हो रही है तो उसको कौन बढ़ाता है? अल्फा मीठे को बढ़ाता है। तो जिसकी बॉडी में शुगर बढ़ रही है इसका मतलब उसका इंसुलिन सही काम नहीं कर रहा है, और जिसकी बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा कम हो रही है इसका मतलब उसकी अल्फा सेल काम नहीं कर रही है, ठीक है ना। यही बात है, दिख ना रहा हो मेरी बात को समझिए मैं क्या कह रहा हूं। अल्फा सेल खराब हो गई इसका मतलब शुगर डाउन होगा, और बीटा सेल खराब होगी इसका मतलब शुगर बढ़ेगा, क्योंकि इंसुलिन शुगर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, ठीक बात है। अब इंसुलिन के खोजकर्ता कौन है? एफ बेंटिंग। पेपर में क्वेश्चन आता है, एफ बेंटिंग है इंसुलिन के खोजकर्ता। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात जो हमें समझनी चाहिए, पेपर में एक बार आयोग क्वेश्चन डाला, मनुष्य की दवा के लिए सबसे पहले पशुओं से इंसुलिन प्राप्त किया गया था, पेपर में क्वेश्चन आया था। अब आप घर जाकर चेक करेंगे, इंसुलिन पहली ऐसी औषधि जो पशुओं से प्राप्त करके मनुष्यों को प्रयोग की गई वो इंसुलिन है। कब निकाली गई, कैसे निकाली गई, चेक करिएगा जाकर के, ठीक बात है जी। आयोग एक बार पूछ चुका है, मुझे बताओ कुछ बात न, घर जाकर देखिएगा, ठीक है। नहीं चलिए, मैं सोच रहा हूं ज्यादा से ज्यादा खिंच जाए, ठीक है। चलिए आगे चल रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एक चीज और देख लीजिए। आप जब खाना खाते हैं ना तो आपके फूड में ना तीन चीजें होती हैं। एक होता है कार्बोहाइड्रेट, जो आजकल आप लोग, एक होता है वसा और एक होता है प्रोटीन, ठीक। कार्बोहाइड्रेट जो आजकल लोग काप्स करते रहते हैं ना जी, कार्बोहाइड्रेट होता है। वसा मतलब फैट, ठीक है जी। कोलेस्ट्रॉल जिसे कहते हैं, गुड कैलो, ये दो तरीके का होता है, एक होता है गुड और एक होता है बैड। गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, मैं उसमें नहीं जा रहा। और एक होता है प्रोटीन। जो भी आप फूड लेंगे उसमें तीन चीज होगी। जब भी आपको कहेंगे ना जिम जाओ तो ये ले लो, डब्बे से लिए घूम रहे हैं आजकल सारे सोशल मीडिया पर, कहेंगे इसे कम कर दो, ये कम खाओ। लड़कों में ऐसे नखरे आ गए, अंडे भी खाएंगे तो अंदर का नहीं खाना, बाहर का नहीं खाना, इस तरह से करने लगे, ठीक बात है। फावड़ा चला लो 10 दिन, अपने आप काप्स को बैलेंस हो जाती है, ठीक बात है। देख, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। मतलब देखो, जिम दूसरे के यहाँ मजदूरी करने जा रहे हैं, मतलब जिम यही तो है। इसका मतलब हमारा वैसे टाइम नहीं निकाल लेंगे, 1.5 घंटा 2 घंटा, इससे बढ़िया फावड़ा चलाओ खेत में, अपने आप ही शरीर ठीक। चलिए, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। सबसे पहली बात है, देखिए आप हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी में हम पढ़ते हैं रस, और हिंदी में हमने पढ़ा 8 रस हैं, 9 रस हैं। हिंदी में जो रस है ना, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में वो हॉर्मोन्स है, ठीक बात है। मेरा रस बिगड़ रहा है, मेरा रस बिगड़ रहा, मान लो मुझे गुस्से का रस निकल रहा है तो मेरे को गुस्सा आता रहेगा। इसी तरह से आपकी बॉडी में अलग रस निकल रहे हैं तो आपको उसी तरह के भाव होते रहेंगे। इन रसों को कंट्रोल करना ही जीवन में योग है, बैलेंस करना, सही समय पर सही निकले, ठीक बात है। और इतना भी ना निकले कि आदमी पागल हो जाए, ठीक है। नहीं, दुख में इतना भी ना दुखी हो जाए कि कोई काम ही ना करे, और खुशी में इतना भी ना खुश हो जाए कि,
है ना। चलिए, तो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, इन जब फूड ये तीन जाएगा तो ये तीन तरह के प्रोटीन छोड़ती है। एक छोड़ती है ये लाइपेज, एक छोड़ती है ये ट्रिप्सिन, ठीक बात है। और कार्बोहाइड्रेट भी तो होता है, कार्बोहाइड्रेट को कौन पचाता है? कहाँ गया क्वेश्चन, कौन सा था? हाँ, एमाइलेज। देखिए एमाइलेज, आपसे पूछे कि शरीर में वसा को कौन सा हार्मोन्स पचाते हैं? ये लाइपेज, प्रोटीन को ट्रिप्सिन और कार्बोहाइड्रेट को एमाइलेज। पता है अग्नाशय ग्लैंड की क्या विशेषता है? ये तीनों छोड़ती है एक साथ, इसलिए इसके द्वारा जो छोड़े जाते हैं उन्हें कहते हैं पूर्ण पाचक रस। क्या कहते हैं? पूर्ण पाचक रस। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। मान लो हमारी बॉडी में अलग अलग जगह पर अलग अलग पाचन होता है, कहीं पर प्रोटीन का होगा, कहीं पर कार्बोहाइड्रेट का होगा, कहीं पर वसा का होगा, लेकिन अग्नाशय एक ऐसा है जो तीनों का पाचन करता है। इसका मतलब आप समझ रहे, शुगर होने से न केवल आपको इंसुलिन बल्कि आपको बॉडी में पाचन क्रियाएं भी क्या हो जाती हैं? खराब हो जाती हैं, बेकार हो जाती हैं। ठीक है जी नहीं। और लोग कहते हैं कि मैं तो कुछ खा ही नहीं रहा, मुझे शुगर हो रही है। एक रोटी खाता हूँ सुबह, एक दोपहर को। पता है आपको क्यों हो रही है? क्योंकि आप गेहूं खा रहे हैं। गेहूं सबसे ज़्यादा नुकसान दे रही है जीवन में। सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी को, रेगुलर हिस्सा बन गई है हमारा, और सबसे ज़्यादा नुकसान दे रहा है गेहूं। सरकार 2023 को मोटे अनाज का वर्ष मना रही है, और यहाँ पे बहुत कम लोग होंगे, पूरी सर्दी निकल गई मोटा अनाज खाया। किसी ने खाया बाजरा? खाया नहीं हो। क्यों? बाजरा क्यों नहीं? बाजरे की खिचड़ी नहीं खा रहे आप? मतलब कितनी खराब बात है। वो अमीरों का खाना है, गेहूं गरीबों का खाना है, और हम बाजरा ही नहीं खाते। बाजरे की डिमांड इतनी बढ़ गई है, गेहूं को टाप गया है बाजरा। आपको पता है गेहूं आज 28-29 रुपये हो रहा है, बाजरा 35-40 रुपये पहुंच गया है। ठीक है, बाजरे की रोटी नहीं खा रहे। हमारे यहाँ सर्दियों में धान चल रही है बस। ठीक है, बाजरा मंडुआ ये बहुत जरूरी है, और हम क्या खाते हैं? गेहूं। गेहूं रेगुलर खा रहे हैं, ये आपको बीमार कर रहा है। गेहूं को बंद कर दीजिए, फैट बनना बंद हो जाएगा बॉडी में। ठीक है जी। तो पूर्ण पाचक रस किसका है? अग्नाशय का। अग्नाशय मतलब पेंक्रियास। ठीक होगी जी बात। चलिए मैं आगे चल रहा हूं। एफ बेंटिंग हो गया, इसमें आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, फिर मैं आगे चल रहा हूं। नेक्स्ट कह रहा है कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहां पर है? शिमला में। ठीक बात है। पोटैटो रिसर्च सेंटर कुफरी शिमला में। देखिए ये ना 1949 में बना था, पटना में बना 1949 में, फिर 56 में इसे शिफ्ट कर दिया गया शिमला में। आज शिमला में ही है, और शिमला में जगह है कुफरी, तो इसने कई आलू की किस्म बनाई। कुफरी चमत्कार, कुफरी ये तो सारी आलू की हैं। लॉन्ग कीपर तो हमारे यहाँ भी था, है ना। चलूं आगे। उसके बाद कह रहा कंडरा और सनायु। अब मुझसे आप पूछ सकते हैं ये कंडरा क्या होता है जी? ठीक है, सनायु क्या होता है? फंस जाते हैं नहीं। देखिए कंडरा इंग्लिश में लिखूंगा एकदम पता लग जाएगा, टेंडन। नुको जी पता नहीं लगा। सनायु ये तो एकदम पता लग जाएगा, लिगामेंट। अभी कह रहे ऋषभ पंत का क्या टूट गया? लिगामेंट टूट गया। ठीक बात है। देखिए आप खुद देखिए टेंडन क्या है और ये क्या है, अपने आप समझ आ जाएगा। आपकी शरीर में हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला जो है वो टेंडन है। तो ये मेरी हाथ की हड्डी है, ये इस वाली ऊपर वाली हड्डी से ज्वाइंट हो रही, बीच में क्या होगा? टेंडन। ठीक बात है। बोन टू बोन कनेक्टिविटी करती है, उसे क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं। नहीं, लिगामेंट हड्डी को जो मसल्स से जोड़ती है वो लिगामेंट होता है। इसी की सहायता से हड्डी दो दिशा में मूव करती है जी, लिगामेंट की सहायता से। ठीक बात। तो हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला आपका होता है लिगामेंट। हड्डी को मसल्स को पेशी भी बोल सकते हैं ना, पेशी से जोड़ने वाला सनायु या लिगामेंट। ठीक बात है। जैसे कि कई लोग होते हैं जैसे कूद फांद कर रहे होते हैं तो लिगामेंट टूट जाता है। लिगामेंट टूटने से क्या होगा? उसका इलाज भी बहुत मुश्किल है। जैसे मेरा पैर यूं मूव करता है ना, तो वो एक ही दिशा में मूव करने लगेगा, दूसरी दिशा में मूव नहीं करेगा, क्यों? तो उसको मसल्स जो है वो टूट गई है जो मूव कराती थी। ठीक है, इसका मतलब दोनों जोड़ रहे हैं। तो देखिए आंसर क्या लगेगा? संयोजी उत्तक लगेगा, जो बॉडी में कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक कह रहा हूं जी? आपको क्या डाउट हो गया? गलत बता दिएगा मैंने कुछ? इनको हो गया
बोन्स के बीच में लिगामेंट्स होगा, लिगामेंट्स मसल्स को कनेक्ट कर रहा है ना। देखिए ये आपकी हड्डी है, ठीक है जी, हड्डी के बीच में आप कह रहे हैं लिगामेंट भरा होता है, लिक्विड होता है, ठीक है। ये मसल से कनेक्ट कर रहा है इसे, जिससे हड्डी मूव कर रही है, और हड्डी को हड्डी से कनेक्ट कौन कर रहा है? टेंडन कर रहा है, ठीक है जी। नहीं तो आप देख सकते हैं दोनों संयोजी ऊतक है। और मैं आपसे पूछूं शरीर का सबसे बड़ा संयोजी ऊतक कौन है? खून, ब्लड। ब्लड आपकी पूरी बॉडी को कनेक्ट कर रहा है, कहीं से भी छील के देख लो निकल जाएगी बूंद, चेक कर लो, चाहे कहीं से भी काटिए। बाल मत काटना, बाल तो डेड सेल हैं, जो जीवित बॉडी है आपकी, कहीं से भी काटेंगे तो क्या निकलेगी। और शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? स्किन। देख लो चारों तरफ से कवर है, स्किन हमारी बॉडी का सबसे बड़ा अंग है। और टिश्यू सबसे बड़ा कौन सा? ब्लड है, जो कनेक्ट कर रहा है, कनेक्टिंग टिश्यू ब्लड है, ठीक बात है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं, कह रहा कौन सा ऐसा रक्त है जिसमें प्रतिरक्षी नहीं होते जी। चलिए प्रतिरक्षी, इसका मतलब एंटीबॉडी होते हैं जी, एक होते हैं एंटीजन, ठीक है। देखिए आपकी ब्लड में ना आरबीसी होती है, आरबीसी पे होते हैं ये एंटीबॉडी और एंटीजन। अब आप इस बात को समझिए, फिर हम आगे चल रहे हैं। एक ब्लड ग्रुप होता है जिसका नाम है ए बी, और एक ब्लड ग्रुप होता है ओ, ठीक है। ए बी और ओ। आप जब कह रहे थे कि कोविड की दवाई खा ली, मैंने काढ़ा पी लिया, बॉडी में क्या बन गया? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का मतलब शरीर के अंदर जो भी विरोधी तत्व आएंगे उनसे वो क्या करेगा? हमारी रक्षा करेगा, एंटीबॉडी, ठीक बात है। तो देखिए आप, ये ए बी में एंटीबॉडी होता ही नहीं, यानी कि इसके अंदर सुरक्षा, इस खून वाले आदमी में सुरक्षा गार्ड नहीं होता है। तो ऐसे आदमी को अगर कोविड हो जाए तो उसकी बचने की संभावना कम रहेगी, ठीक बात है, क्योंकि उसकी बॉडी में क्या होता है? एंटीबॉडी नहीं होता है। एंटीबॉडी नहीं होता यानी कि इसके शरीर में कोई भी घुस सकता है, कोई विरोध नहीं होगा, इसलिए ये किसी का भी खून ले सकता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? सर्वग्राही, यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, सॉरी एक्सेप्टर, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। और इसमें एंटीजन नहीं होते। एंटीजन वो होते हैं जिनका विरोध होता है, जब एंटीजन ही नहीं है तो विरोध नहीं होगा, तो ये क्या है? यूनिवर्सल डोनर है, सर्वदाता। और इसमें भी ना एक बात याद रखिएगा, निगेटिव होंगे ये। निगेटिव का मतलब है RH एंटीजन नहीं होना, रिसस फैक्टर ना होना। आज बहुत कम लोग हैं जो निगेटिव मिलते हैं, जो निगेटिव होते हैं उन्हें रेयर ब्लड ग्रुप कहते हैं। फिल्म देखी थी, दंगल थी कौन सी? नहीं, सुल्तान, ठीक बात है। तो हम लोग, आप जितने भी हैं, मैं इस सबसे पूछ लूं, सब कोई ना कोई पॉजिटिव होगा, कोई O पॉजिटिव, कोई B पॉजिटिव, आप निगेटिव हैं जी। अच्छा, मतलब आप तो यूनिक हैं, आप क्या बात करें, ठीक है जी। तो आप पॉजिटिव कौन सा ब्लड ग्रुप? ऐसे कितने हैं जिनको अपना ब्लड ग्रुप नहीं पता? नहीं पता, क्या बह रहा? नहीं पता रहना चाहिए। बात ये पता, बात क्या है, जब इंस्टेंट जरूरत पड़ती, ईश्वर ना करे जरूरत पड़े, लेकिन इंस्टेंट जरूरत पड़ती है, एक आध दिन दान दून कराओ, पता लग जाएगा, ठीक है जी। क्या है जी? पॉजिटिव निगेटिव? कौन से वाला? बी पॉजिटिव। हाँ जी, AM तो होता भी नहीं कोई। AM बोला, ए बी, अच्छा, ठीक है जी। यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। चलिए जी आगे चल रहे हैं। तो इसमें आंसर लग जाएगा ए बी, ठीक है, सर्वदाता और सर्वग्राही दोनों लग जाएंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। कह रहा जब मनुष्य को उत्साह होता है तो कौन सा हार्मोन, मैं आपसे पूछूं उत्साह में कौन सा रस निकलेगा? वीर रस निकलता है। हिंदी में तो हम वीर रस ही पढ़ते हैं, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। लेकिन इसमें निकलता है एड्रेनलिन, ठीक है जी। आप क्या लगा देंगे? एड्रेनलिन लगा लेंगे। आपकी ना एक ग्रंथि होती है जिसको कहते हैं एड्रेनलिन ग्रंथि, हिंदी में बोलते हैं अधिवक्र, अधिवृक। वृक जानते हैं, किडनी होती है, किडनी के पीछे जो होती है वो एड्रेनल ग्लैंड होती है, ठीक बात। इसके दो भाग होते हैं, एक भाग होता है कार्टेक्स और एक होता है मेडुला।
बस मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ मोटे मोटे। पता है जब आपको शरीर में गुस्सा आएगा, ये ना इसके जो हार्मोन्स है उसे कहते हैं ट्रिपल एफ, फाइट फ्राइट फ्लाइट, लड़ो भागो उड़ो, इसी के होते हैं हार्मोन। एड्रेनलिन हार्मोन होता है जी, लड़ो उड़ो हार्मोन। तो इसका मतलब जब तनाव, गुस्सा, ये सारे के सारे यही होते हैं जी। ठीक बात है। देखिए अब कार्टेक्स में अगर खराबी आ गई ना आपके, तो आपको ना एक बीमारी हो जाएगी जिसे कहते हैं एडिसन रोग। कौन सा रोग? एडिसन रोग। ठीक बात है, एडिसन रोग हो जाएगा। अब इतना सा याद कर लेंगे। मेडुला में दिक्कत है तो इसका मतलब आपकी हृदय की धड़कन, देख गुस्से उससे में बढ़ जाती है, कम हो जाती है, तो हृदय की धड़कन, श्वसन और अनैच्छिक क्रियाएं, ये सब यही कंट्रोल करता है जी, अनैच्छिक क्रिया। ठीक बात है। इतना अगर जो हम याद कर लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। ठीक है जी बात। कार्टेक्स और मेडुला, कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत। एडिसन रोग क्या होता है याद रखिएगा, पेपर में आए हुए हैं क्वेश्चन। ठीक है जी, इसे मिटो दूं मैं। उसके बाद नेक्स्ट चल रहा हूं। देखिए ब्लड के 2-4 क्वेश्चन रह गए, कहूँ तो बता दूं, मिटो दूं, क्योंकि ब्लड जैसी चीज है ना, क्वेश्चन आने वाले हैं पेपर में, है ना। आपसे पूछे, मैं बोलता जा रहा हूं, आप बोलते रहिए। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? कार्ल लैंड स्टीनर। नंबर 1 क्वेश्चन। ब्लड ग्रुप कितने हैं इस समय? ए बी ओ, 4 ही हैं। अब आपसे पूछ रहा हूं नया ब्लड ग्रुप कौन सा, चेक करिएगा। नया ब्लड ग्रुप कौन सा है चेक करिएगा। ठीक होगी जी बात। उसके बाद जो ब्लड होता है ना आपका, ये 2 भाग में बटा होता है। एक पार्ट होता है प्लाज्मा और एक भाग होता है कणिका। खून के 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है प्लाज्मा। क्या कह रहे जी? चलो छोड़ो, आप ध्यान दो पढ़ाई पे, टाइम लेट हो रहे हैं। देखिए प्लाज्मा क्या है? ये ना निर्जीव, डेड सेल, निर्जीव लिक्विड होता है बॉडी में। आप जो भी खाते हैं, सपोज मैंने अभी दवाई खाई डिस्प्रिन की, तो डिस्प्रिन की दवा मेरे ब्लड से पूरे शरीर में फैलेगी। वो ब्लड का कौन सा पार्ट उसे बहा कर ले जाता है? प्लाज्मा। ठीक बात है। तो ये निर्जीव डेड पार्ट है ब्लड का, जो बॉडी में हम जो चीज खाते हैं उसको शरीर के अंगों तक पहुंचाती है, और जो शरीर के अंग एक्स्ट्रा पार्ट छोड़ते हैं उसे बाहर तक लाने में कौन? प्लाज्मा करता रोल, इंपॉर्टेंट रोल करता है। ठीक बात है। उसके बाद कणिका 3 होती हैं, आप जानते हैं, WBC, RBC और प्लेटलेट्स। ठीक बात है। WBC व्हाइट ब्लड सेल, ये ना 2 से 3 दिन तक जीवन होता है इनका। शरीर में प्रतिरोधक क्षमता इन्हीं की वजह से होती है, प्रतिरोधक क्षमता। ठीक बात है। फिर RBC का 120 दिन तक जीवन होता है। ये क्या करती है? ऑक्सीजन और CO2 का क्या करती है? परिवहन करती है। इसमें केंद्रक नहीं होता। WBC में, RBC में केंद्रक, बस ऊंट और लामा ऐसे जानवर हैं जिनकी RBC में सेंटर होता है, केंद्रक होता, नहीं तो नहीं होता। प्लेटलेट्स का मैं सीधा काम बताऊं तो आपकी बॉडी में खून का थक्का बनाने में मदद करता है, और इसके लिए कौन सा विटामिन लगता है? विटामिन K लगता है। ठीक है, छोटे छोटे मैंने 2-3 क्वेश्चन बताए हैं। RBC, WBC, RBC में ही एंटीजन होते हैं जिससे अलग अलग ब्लड ग्रुप बांटते हैं हम ना, A B और O। ठीक बात है। अब एक पेपर में क्वेश्चन डाला हुआ था इसने कि ये बनती कहां है? अस्थि मज्जा में, बोन मैरो, और मरती कहां है? प्लीहा इनका कब्र है, और निर्माण अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में होता है। ठीक बात है। एक फिल्म आई थी, आपको याद हो, जिसमें संजय दत्त और जैकी श्रॉफ थे और रवीना टंडन थी। संजय दत्त को फांसी की सजा हो चुकी होती है, जैकी श्रॉफ पुलिस वाला है, उसका लड़का एक बीमारी से जूझ रहा है, और उसके अंदर क्या हो रहा है? RBC नहीं बन रही है। RBC नहीं बन रही है, इसका मतलब बोन मैरो खराब हो रहा है।
तो उसे किसी का बोन मैरो चाहिए और बोन मैरो किसी से मैच नहीं करता, लास्ट में एक अपराधी है जिसे फांसी की सजा हो रखी है उससे मैच हो जाता है। तो वो हॉस्पिटल में और जेल में जा जाकर दोनों रोते हैं, कभी रवीना टंडन कभी वो, कि मेरे बेटे को दे दे, डोनेट कर दे, तू तो मरने ही वाला है, फलाना ढिकाना। लास्ट में वो डोनेट कर देता है और वो मर जाता है। ठीक है, फिल्म का नाम मुझे याद नहीं है कौन सी है, संजय दत्त और जैकी श्रॉफ की फिल्म है वो। ठीक है, मतलब साइंटिफिक टॉपिक उठा रखा है ना। ठीक, देखी हुई किसी ने फिल्म देखी हुई? नाम जंग। अच्छा, विटामिन सी का नाम क्या है? देखो फिल्म का नाम याद है, जंग फिल्म बता रहे हैं। चलिए जी, मैं आगे चल रहा हूं। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा टॉयलेट को साफ करिए। चलिए टॉयलेट को साफ करते हैं। टॉयलेट को साफ करने में किसका प्रयोग करेंगे? HCl का प्रयोग करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग करते हैं। ठीक बात है जी, आंसर मेरे को लगता है ठीक ही लगे हैं सारे ना शायद ये। उसके बाद आपसे पूछे जो आपके कपड़े वगैरह धुलते हैं उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, लॉन्ड्री में किसका होता है? डिटर्जेंट में और कपड़े धुलाई में सब में किसका प्रयोग होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 हो जाएगा। उसके बाद ए लिखा है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड सिरका। ठीक है, देखिए लगभग 95 और 6% तो होता है वाटर और 2 से 3% होता है एसिटिक एसिड। कौन सा एसिड? एसिटिक एसिड। इन दोनों को मिलाकर के बोलते हैं सिरका विनेगर। ठीक बात है जी। आप संविधान निकाल लीजिए, मुझे फटाफट निपटाना है आज से। हो गए नहीं 60-70 क्वेश्चन? ऐसा मत सोचिए यहीं से आ जाएगा साइंस, बाहर ही नहीं भागने का। चलिए जी, उसके बाद आप निकाल लीजिए आज मैं आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन भेज दूंगा जो आए हुए हैं, एक बार उनको भी निशान लगवा दूंगा, है ना, फिर देखते हैं। चलिए कहां पे छोड़ा था हमने? लोकसभा पे, अनुच्छेद 80 पे, 81 पे, पेज नंबर बोलो। चलिए पेज नंबर 4 पे लोकसभा पे। ठीक है, देखिए आर्टिकल 79 पढ़ा था हमने, आर्टिकल 80 पढ़ा था हमने, अब हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल 81। आर्टिकल 81 का संबंध है लोकसभा से। एक बात और बताइए मुझे, मैं आपको रोज न्यूज़ भेज रहा हूँ ऑडियो, आप देख रहे हैं नहीं देख रहे? ये बताइए कि चीफ गेस्ट कौन है 26 जनवरी के? देख लेना, मारे जाओगे, क्योंकि पेपर अब नए बन रहे हैं, पुराने पेपर नहीं है, अब नए पेपर बन रहे हैं। और करंट को देखते चलना, ऐसा भी हो सकता है कि लगा हुआ करंट आ जाए, टच का ही शुरू का। ठीक है ना, आप जानते हैं पेपर वो बना रहे हैं, अब बना रहे हैं पेपर, वो दोबारा से बना रहे हैं ना। ठीक है, तो छोटी छोटी चीजें देखते चलिएगा, आराम से साथ साथ याद करते चलिएगा। छोटे छोटे दिसंबर का तक का मैंने भेज भी दिया है शायद, उसके बाद लगाते चलिएगा एक एक जो मोटे मोटे क्वेश्चन है। 5 मिनट लगते हैं, मजा आता है रेडियो सुनने में, तो क्या दिक्कत है, उन्हें लिख लीजिएगा। चलिए हम बात कर रहे हैं लोकसभा की। लोकसभा आर्टिकल 81 में है लोकसभा की स्ट्रक्चर। लोकसभा को क्या कहते हैं? निम्न सदन कहते हैं। लोकसभा के इजिकल टू ब्रिटेन में क्या है? हाउस ऑफ कॉमन। अमेरिका में क्या? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, अगर तुलना करें तो। हमारे यहाँ पे लोकसभा में कितने सदस्य हो सकते हैं? अधिकतम 552 हो सकते हैं, जिसमें 550 तो हैं निर्वाचित और 2 होते हैं मनोनीत। ठीक बात है, 550 निर्वाचित में से 530 तो आएंगे राज्यों से, 20 आएंगे केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 आते हैं आपके राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। पेपर में लोक सेवा आयोग समीक्षा अधिकारी 2011 में ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि निर्वाचित और मनोनीत कितने कितने हैं। ठीक बात है जी। चलिए आराम से देखिए, 2 सदस्य राष्ट्रपति अनुच्छेद 331 के तहत एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करता है। अब आप जानते हैं 104वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति का लोकसभा में आरक्षण बढ़ा दिया गया, परंतु एंग्लो इंडियन का नहीं बढ़ाया गया है। ठीक बात है जी, नहीं तो आप देख सकते हैं। उसके बाद
कह रहा लोकसभा में सीटों का जो बंटवारा किया गया, जैसे उत्तराखंड में कितनी है 5, ठीक बात है, यूपी में कितनी 80, किस हिसाब से जनसंख्या के अनुपात में किया गया है। और ये अनुपात 1971 की जनगणना के आधार पर, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब 1971 के बाद सीटें नहीं बढ़ी हैं, लेकिन आरक्षण बदला है बस। तो परिसीमन 2001 में भी परिसीमन आयोग बना, 2002 में सीटों की संख्या टोटल में नहीं बढ़ी है, आरक्षण में बढ़ गई है। और आरक्षण केवल लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं है। लोकसभा में अनुसूचित जाति की कितनी सीटें हैं 84 आरक्षित हैं, जनजाति की कितनी है 47। इसका मतलब टोटल कितनी है 131 रिजर्व सीट है लोकसभा में। अब इसकी तुलना करिए अपने यहाँ की विधानसभा से। अनुसूचित जाति कितनी आरक्षित है 13 और जनजाति की 2, तो हमारे यहाँ पे 15 सीट रिजर्व है विधानसभा में आउट ऑफ 70। इसी तरह से केंद्र में 131 सीट आरक्षित है, कहां पर लोकसभा में। राज्यसभा हो, विधान परिषद हो, वहां पर आरक्षण नहीं होता है, ठीक बात है। वोट देने की आयु पहले 21 साल थी, 61वां संविधान संशोधन हुआ 1988 में, उसके बाद फिर उसके बाद 89 में लागू हुआ। तो हमारे यहाँ वोट देने की आयु कितनी हो गई 21 से घटाकर 18। एक बार पेपर में पूछा था कि 18 साल के बालक ने पहली बार कौन से लोकसभा के चुनाव में वोट दिया था, 8वीं लोकसभा में, 9वीं लोकसभा में वोट दिया था, ठीक होगी जी बात। तो ध्यान रखिएगा, पीछे में आपको लोकसभा अभी आगे भी देखेंगे हम, पहली लोकसभा, दूसरी लोकसभा, तीसरी लोकसभा, बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए ये चीजें, तब काम चलेगा। चलिए जी, कह रहा है संघ राज्य क्षेत्रों से भी प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते, ठीक बात है। अनुच्छेद 330 के तहत अनुसूचित जाति जनजाति का लोकसभा में आरक्षण है और विधानसभा में अनुच्छेद 332 के तहत आरक्षण है। हमारे यहाँ पे लोकसभा में 84 इजिकल टू 13 और 47 इजिकल टू 2, ठीक बात है। चलिए, 84वां संविधान संशोधन किया गया और उसमें कहा गया है कि सीटों की संख्या 2026 तक नहीं बढ़ेगी, कांस्टेंट कर दी गई है। लास्ट बार कब बढ़ी गई थी 1971 की आबादी के बाद, अब तक नहीं बढ़ी है, ठीक बात है। चलिए जी, उसके बाद 104वां संविधान संशोधन हुआ 2019 में, जिसके तहत अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण कौन से अनुच्छेद में 334 में, ठीक बात है जी। 334 में आरक्षण को 2030 तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन एंग्लो इंडियन का समाप्त कर दिया गया है, ठीक होगी जी बात। उसके बाद कह रहा लोकसभा का एक अध्यक्ष होता है, लोकसभा का एक अध्यक्ष अनुच्छेद 93 और उपाध्यक्ष होता है। इसी तरह राज्यसभा का सभापति किसमें था, अनुच्छेद 89। मेरा अनुरोध है याद करिए, नहीं तो ऐसे काम नहीं चलने का, बढ़िया करके याद करिए, कैडे करके। अब तो टाइम तो दे ही रहे हैं आप, या तो मजा ना आ रहा हो या फिर आपको लग रहा छूट रहा है तो छोड़ छाड़ दीजिए ट्यूशन, अगर जो आ रहे हैं तो फिर याद करिए, इसमें क्या बात है। ऐसे बॉक्स बना ले करें 89 इजिकल टू 93, और जब 89 लिखते हैं तो 67 भी लिखूंगा मैं यहाँ पर। उपराष्ट्रपति होते हैं नहीं, 67 तो है शायद, है ना। अनुच्छेद 67 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, ऐसे लिखा था शायद 67 में लिखा था, किसमें 67 में कार्यकाल है क्या, चलो जो भी है, 63 में राष्ट्रपति होगा, है ना, जो भी होगा। तो थोड़ा सा कंपेयर करिए, ठीक है। चलिए, लोकसभा का एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है। अध्यक्ष कहां से आता है, लोकसभा अपने मेंबर में से एक अध्यक्ष चुन देती है और एक उपाध्यक्ष। तो लोकसभा की हम बात कर रहे हैं, लोकसभा में 3 टर्म आएंगे, एक आएगा प्रोटेम स्पीकर, एक आएगा अध्यक्ष और एक आता है उपाध्यक्ष। यही तो होता है जी, क्रम से अभी चलते हैं, यहां से क्वेश्चन निकालते हैं। चलिए, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अब तक कौन बने हैं। गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे, आपके पुलिस में आया था शायद, जीवी मावलंकर। देखिए, संविधान सभा जब संसद के रूप में काम कर रही थी तो उसके अध्यक्ष कौन थे, जीवी मावलंकर। और जब संविधान सभा के रूप में काम कर रही तब अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये बात हमने पीछे भी पढ़ी थी शुरू में ही जब संविधान सभा पढ़ रहे थे, ठीक बात है। तो जीवी मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष हैं। और आपको पता है
लोकसभा के पितामह कहते हैं इन्हें। क्या कहते हैं? फादर ऑफ लोकसभा। आपको पता है हटाने का प्रस्ताव भी इनके खिलाफ आया सबसे पहले। आपसे पूछे किस लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव सबसे पहले लोकसभा में आया, इन्हीं के खिलाफ आया। चेक करिएगा आया है या नहीं आया है। चलिए जी, फिर दूसरे अयंगर थे। वैसे तो तरीका यह है कि आपको सारे याद हो क्रम से, तैयारी का तरीका तो ये है जी। अय्यर, मावलंकर, अय्यर, अयंगर, हुकुम सिंह, रेड्डी। देखिए नीलम संजीवन रेड्डी पाएंगे। और यहां पर याद कर लीजिए 1967 से 69 तक नीलम संजीवन रेड्डी ने सर्व किया है। कैसे? लोकसभा के अध्यक्ष। चढ़ावे में आ गई किसी के, और चढ़ावे में आकर 69 में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ लिया। और चुनाव किसने हरवा दिया? वीवी गिरी के अगेंस्ट लड़े और हार गए। मोरारजी देसाई ने लड़वा दिया होगा। और मोरारजी देसाई ने फिर 77 में फिर चुनाव लड़वाए इन्हें, तो ये क्या बने? 82 तक राष्ट्रपति। तो नीलम संजीवन रेड्डी राष्ट्रपति भी रहे और लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे। दिमाग में एकदम बांध लीजिए कि 67 to 69, देखिए घटनाएं भी जुड़ने लगी है ना। फिर मैं आपसे कहूं 67 से 69 तक ये क्या थे? लोकसभा के अध्यक्ष थे। उस समय प्रधानमंत्री वॉज इंदिरा गांधी और उप प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। इसका मतलब प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री में बजी होगी जरूर, ठीक है नहीं? तो मोरारजी देसाई ने कहा हम बनाएंगे अपना राष्ट्रपति नीलम संजीवन रेड्डी को। इंदिरा गांधी ने कहा मैं गैर कांग्रेसी खड़ा कर देती हूँ। कौन? वीवी गिरी। ठीक बात है, याद कर लीजिएगा। उसके बाद नीलम संजीवन रेड्डी देखिए दोबारा फिर लोकसभा अध्यक्ष रहे। कब तक? जब प्रधानमंत्री कौन बन गए? मोरारजी देसाई। फिर मोरारजी देसाई ने कहा नहीं, आपको तो राष्ट्रपति बनाना है, बहुत दिन का घाव है। ठीक बात है। तो घाव भरा गया 77 से 82 में, जब नीलम संजीवन रेड्डी को राष्ट्रपति बनाया गया। ठीक होगी जी बात। उसके बाद लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार। दिख गया आपको जी? मीरा कुमार 2009 से 14 तक। और वर्तमान में कौन है लोकसभा के अध्यक्ष? ओम बिरला है। ठीक होगी जी बात। एक एक करके आराम से क्वेश्चनों को देखिए। लोकसभा के उपाध्यक्ष पहले कौन है? अयंगर। देखिए अयंगर साहब पहले तो उपाध्यक्ष रहे, उसके बाद क्या बन गए? लोकसभा के अध्यक्ष बन गए। ठीक बात है, आपको दिख भी रहा होगा। उसके बाद हुकुम सिंह, एसवी के राव, ये सब हैं। आप देखिए अब इसमें ये देखिए लोकसभा के कोई पहले उपाध्यक्ष महिला रही है? नहीं देखिए है क्या? कोई नहीं है मेरे ख्याल से। और वर्तमान में लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन है? अब कोई लोकसभा का उपाध्यक्ष नहीं है इस समय। ठीक होगी जी बात। तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, लोकसभा का हमने कहा अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा अपने सदस्यों में से एक को अध्यक्ष चुनती है और एक को उपाध्यक्ष चुनती है। अब मैं आपको पीछे आता हूं और आपसे पूछे लोकसभा अध्यक्ष का पद सर्जित कैसे हुआ? तो 1919 का अधिनियम आपको याद है? इसके द्वारा केंद्र में एक राज्य परिषद बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी? राज्य परिषद। और एक क्या बनाई गई थी? विधानसभा। ठीक बात है। इसके तहत 1921 में पहला अध्यक्ष बने हैं। देखिए इसके तहत 1921 में गवर्नर जनरल ही क्या होता था? इस परिषद का अध्यक्ष होता था। फिर 1919 से 21 तक, फिर 21 में पहली बार गवर्नर जनरल को यह पद हटाकर फ्रेडरिक वाइट बने हैं पहले अध्यक्ष, गवर्नर जनरल से अलग। दिख गए जी। और पहले भारतीय जो उपाध्यक्ष बने सच्चिदानंद सिन्हा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए 1925 में, 1923 में क्या होगा? 1923 में एक नई पार्टी बनेगी जिसका नाम होगा स्वराज पार्टी। ठीक है, मोतीलाल नेहरू और चिदम्बरम, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू एक नई पार्टी बनाएंगे जिसका नाम होगा स्वराज पार्टी। 1 जनवरी 1923 इलाहाबाद में। ये पार्टी चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस नहीं लड़ेगी, कांग्रेस पीछे रहेगी। तो इस पार्टी की एक उपलब्धि ये होगी कि ये अपना अध्यक्ष बनवाने में सफल हो जाएगी। और इस पार्टी से अध्यक्ष कौन बनेंगे? विट्ठल भाई पटेल। कई बार पेपर में क्वेश्चन आ लिया कि पहले भारतीय जो अध्यक्ष के रूप में बने हैं विट्ठल भाई पटेल। अब ध्यान दीजिएगा, 2 व्यक्ति हैं। पिताजी का नाम विट्ठल, लड़के का नाम बल्लभ। बल्लभ गांधी जी के साथ हैं। वो राजनीति में भाग नहीं ले रहे चुनाव में, वो सुधार में लगे हुए हैं गांधी जी के साथ। और विट्ठल भाई पटेल सक्रिय राजनीति में आए हैं। ठीक बात है। पेपर में पटेल देख करके बच्चे मार देते हैं, ध्यान नहीं देते कि बल्लभ लिखा है कि विट्ठल लिखा है। चलिए, मैं अध्यक्ष बनूंगा, उससे पहले मैं लोकसभा का सदस्य बनूंगा।
लोकसभा का सदस्य बनूंगा तो मैं शपथ ले लूंगा, तो दोबारा क्यों शपथ दिलवा रहे यार, बार बार शपथ नहीं दिलवाएंगे। इसलिए लोकसभा अध्यक्ष कोई शपथ नहीं लेता है, जबकि सामान्य सदस्य के रूप में वो ऑलरेडी ले चुका होता है। ठीक बात है। फिर लोकसभा का जब नया चुनाव होके आता है तो लोकसभा क्या करती है, अपने सदस्य राष्ट्रपति, देखिए अब मुझे आप एक बात बताइए, चुनाव होकर आया, सपोज कॉमन सेंस की बात क्या है, चुनाव होकर आया और आप सारे एमपी बन गए। एमपी कब बनेंगे, आपकी तनख्वाह कब चालू होगी, जब आप क्या ले लेंगे यहां पर, शपथ। लेकिन शपथ दिलाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, अध्यक्ष। और अध्यक्ष जब होगा जब आप इसके मेंबर होंगे, तभी तो अध्यक्ष चुनेंगे आप, तो दोनों एक दूसरे से वो हो रही। तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है, राष्ट्रपति एक टेम्परेरी स्पीकर नियुक्त करता है जिसका नाम होता है, जो क्या कहते हैं, प्रोटेम स्पीकर। तो पेपर राष्ट्रपति ही कर सकता है, सदस्य तो प्रोटेम स्पीकर चुन ही नहीं सकते क्योंकि उन्होंने अभी शपथ नहीं ली है। तो प्रोटेम स्पीकर का निर्वाचन कौन करता है, राष्ट्रपति। अब ये इन्हें शपथ दिला देगा सबको, अब ये शपथ ले ली तो मेंबर बन गए, अब ये चुनाव करके अपना क्या चुन लेंगे, अध्यक्ष चुन लेंगे। ठीक बात। तो प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है, नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलवाकर सदस्यता ग्रहण करवाना होता है, जिससे वो अपना परमानेंट अध्यक्ष चुन सकें। ठीक बात है। चलिए जी, कह रहा है लोकसभा अगर जो बीच में ही भंग हो जाए तो अध्यक्ष का पद ऐसा है, वो जब तक रिजाइन नहीं देता जब तक कि उसका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता है। लोकसभा अध्यक्ष एब्सेंट है और उपाध्यक्ष भी एब्सेंट है, तो क्या करें, तो राष्ट्रपति ना एक सूची बना के रखता है सीनियर सदस्यों की, 6 सदस्यों की। तो जो भी उपलब्ध होता है उनमें से सीनियर वो क्या होता है, गद्दी पर बैठ जाता है, पीठासीन हो जाता है। चलिए जी, लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, 5 साल होता है। ठीक बात है। 3 कारणों से वो 5 साल से पहले भी जा सकता है, या तो खुद रिजाइन दे दे, या उसकी सदस्यता समाप्त हो जाए, या फिर उसे हटा दिया जाए। ठीक बात है। अब हटाने के लिए लोकसभा का अध्यक्ष है, कार्य भी लोकसभा में कर रहा है, तो हटाएगी भी कौन, लोकसभा। तो लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए प्रस्ताव लोकसभा में आएगा और लोकसभा से पास होते ही वो हट जाएगा, जबकि राज्यसभा के सभापति को हटाने के लिए प्रस्ताव राज्यसभा में आएगा, लेकिन लोकसभा भी उससे क्या होनी चाहिए, सहमत होनी चाहिए। ठीक, यही तो पढ़ा था, क्योंकि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। समझ रहे हैं मेरी बात, नहीं आप? ठीक है। अब राष्ट्रपति को हटाने के लिए कितने दिन पहले सूचना देते हैं, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति है, तो इसके बराबर ही नहीं है लोकसभा का अध्यक्ष भी, तो उसे भी सूचना दे दो, क्या दिक्कत है। तो 14 दिन पहले इसे भी सूचना देंगे, क्योंकि समान पद हो रहे हैं, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा का सभापति, और ये है उप राष्ट्रपति। इसलिए क्या कर रहे हैं, एक जैसी व्यवस्था की। कि मैंने आपको बताया था कि उपराष्ट्रपति को 4 लाख वेतन मिलता है राज्यसभा के सभापति के रूप में, तो लोकसभा के अध्यक्ष को कितना देंगे, क्योंकि समान कार्य के लिए समान वेतन। 42वां संविधान संशोधन तो नहीं है ही वैसे। चलिए जी, उसके बाद कह रहा लोकसभा अध्यक्ष को हटाना हो तो 14 दिन पहले उसे सूचना देंगे, और लोकसभा समस्त सदस्य बहुमत से प्रस्ताव पारित करके उसे हटा सकते हैं। अब मान लो मैं अध्यक्ष हूं, आप मुझे ही हटाने का प्रस्ताव लाए, तो मैं अध्यक्षता नहीं कर सकता उस समय, मैं प्रस्ताव को पास ही नहीं होने दूंगा, मैं वोटिंग ही नहीं कराऊंगा, मैं चर्चा ही नहीं होने दूंगा। ठीक है, नहीं तो अध्यक्ष के रूप में नहीं होऊंगा, लेकिन मैं मेंबर तो हूं इसका, तो मैं मेंबर बन जाऊंगा और मेंबर के रूप में वोट करूंगा। जब अध्यक्ष रहता है तो मेंबर के रूप में वोट नहीं करता, क्योंकि अध्यक्ष के रूप में, अध्यक्ष तो सबका होता है, अध्यक्ष के रूप में वोट करता है निर्णायक मत। मान लो किसी पे वोटिंग हो रही है और बराबर वोट हो जाए, तो अध्यक्ष जहां वोट करेगा वही बात क्या हो जाएगी, मान ली जाएगी। लेकिन जब मैं अध्यक्षता नहीं करूंगा तब मैं काय के लिए करूंगा, सामान्य सदस्य के रूप में वोट करूंगा। यही लिखा हुआ है, जब लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव लाया गया हो तो वह सदन की अध्यक्षता नहीं करेगा और सामान्य सदस्य के रूप में कार्रवाई में भाग लेगा और वोट भी सामान्य सदस्य के रूप में करेगा। परंतु जब अध्यक्षता करता है तब वोट नहीं करता है, लेकिन निर्णायक मत देता है। ये है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष के कार्य और कर्तव्य।